तो हम बात कर रहे थे पी जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस के बारे में। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में बात कर रहे थे हम। मैंने बताया था आपको कि प्रीवियसली जिनके घर में पुराने फ्रिज होंगे या टीवीज वगैरह होंगे पुराने, उसमें एक स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत होती थी। बट अब जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट हुआ, आजकल इनबिल्ट आते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं उनको, और उसमें इनबिल्ट लगा होता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका साइज बहुत कम होता है और बेसिकली एक बहुत छोटा सा डायोड रहता है, बहुत छोटा सा डिवाइस बन गया अब वो। पहले बहुत बल्कि सा डिवाइस होता था, बड़ा सा एक बॉक्स टाइप होता था, लेकिन अब वो बहुत छोटा सा डिवाइस बन गया है। तो इट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू द एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनर डायोड बोलते हैं। तो ये पढ़ेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। एक्सप्लेन हाउ अ जेनर डायोड एक्ट्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। उसके बाद फोटो डायोड। अच्छा, जहां पर भी फिजिक्स में वर्ड आ जाए फोटो, फोटो स्टैंड्स फॉर फोटोन्स। फोटो डायोड और एलईडी एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, फोटो डायोड और एलईडी इसके अपोजिट काम करते हैं। फोटो डायोड में क्या होता है कि हम फोटोन्स गिराते हैं, ठीक है, और फोटोन से एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी इतनी होती है कि जो डायोड है उसकी बाइसिंग हो जाए। ठीक है, और एलईडी में इसका उल्टा प्रोसेस होता है। एलईडी में ये होता है कि जब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स के होगी। तो फोटो डायोड में हम फोटोन्स को गिराएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और एलईडी में हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी तो उससे फोटोन्स निकलेंगे। आप इनके जब डायग्राम देखोगे, सिंबल देखोगे, तो भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट, सोलर सेल। सोलर सेल सबको पता है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये मैं थोड़ा बता दूं आपको कि दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। ये एनोड पॉजिटिव, ये कैथोड नेगेटिव। ये पी होता है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये पी है, और ये जो लाइन बनी हुई है ये एन है। ठीक है, तो ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है हमारे पास, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट। वैसे तो रेक्टिफायर का काम है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, बट एसी को डीसी में डायरेक्टली वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये यहां पर लिखा हुआ है फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट चाहिए, ये उसको यूनिडायरेक्शनल करंट बना देगा रेक्टिफायर, बट उसके बाद उसे फिल्टर सर्किट से पास करवाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी तरह डीसी बनेगा। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल है, आप सब लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा और ट्रेन में अपने फोन भी चार्ज किए होंगे। ठीक है, जब ट्रेन में फोन आप अगर चार्ज करोगे ना, तो आप देखोगे आपका जो फोन है वो एक तो हीट ज्यादा होगा, ठीक है, और दूसरा वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा वर्क करने में, उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। और एक चीज आप और नोट करना, जब आप ट्रेन में अपने फोन को चार्ज कर रहे हो ना, कभी उसमें ना हेडफोन लगाना और हेडफोन सुनना, आपको उसमें ना एक आवाज सुनाई देगी। वो एक्स्ट्रा हीटिंग कहां से आ रही है? हैव एनीवन, किसी ने ऑब्जर्व किया है ये चीज? ट्रेन में किसने अपना फोन को चार्जिंग पे लगाया और किसने ऐसा वो चीज ऑब्जर्व की है? एनीवन फ्रॉम यू? अगर नहीं की तो ठीक है, एक बार देखना इसको। तो बेसिकली जब आप ट्रेन में वो चार्जिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या है, वो डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसे डेफिनेटली कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है, बट वो पूरी तरह से उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, बिकॉज उस जो डीसी आ भी रही है उसमें थोड़ा बहुत एसी का कंपोनेंट रह जाता है, वो पूरी तरह उसको फिल्टर नहीं कर पाता। तो इसी वजह से आपके फोन को पूरी जैसे 70 या 80 या 90% तो मिल जाएगा जो उसे चाहिए, बट 10% उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से उसकी हीटिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी और उसकी जो वर्किंग है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब तो जबकि
ट्रेन में जो सिस्टम है, जो चार्जिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा लग चुका है। पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी ट्रेन में जब आप चार्ज करोगे फोन को। आप उस वक्त अपने फोन को काम कुछ भी करने की कोशिश करोगे, आपका फोन प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता था जब आप ट्रेन में फोन को चार्जिंग लगाते थे। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी थ्रू अ फिल्टर सर्किट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा सर एसी से डीसी बनाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत ये है नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन सर्टेन प्रोसेसेस लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन ओनली एट डीसी। ये फैक्ट्रीज में होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बहुत सारी बाइक्स में लिखना हो कुछ, या कुछ भी कहीं पर भी किसी स्क्रीन पे या वट एवर जहां पर भी कुछ लिखना हो ना, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डन ओनली एट डीसी, तो ये सिर्फ डीसी पे हो सकती है। तो फैक्ट्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, सो इनको करने के लिए हमें डीसी चाहिए, तो इसीलिए, और हमारे घरों में या फैक्ट्रीज में क्या आ रहा है, एसी आ रहा है, तो एसी को कन्वर्ट करना है डीसी में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो वहां पर एसी से डीसी में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है आपने पढ़ा ये, जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है तो आपको थोड़ा सा करंट अप्लाई करना है, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करना है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जर्मेनियम के लिए कितना करना है 0.3, और सिलिकॉन के लिए कितना करना है 0.7 ना, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो होती है। तो व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, इट ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब वो कंडक्ट करेगा। अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो वो कंडक्ट करेगा, एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। द डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। तो अगर रिवर्स बायस हो गया तो आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, और इतनी वोल्टेज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे कि रिवर्स बायसिंग में भी करंट फ्लो हो जाए। तो इसका मतलब जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। अब ये दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर आधी वेव को ही एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा, और फुल वेव रेक्टिफायर पूरी वेव को कन्वर्ट कर देगा। एक ही फर्क है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होंगे। तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कैसे पता चल रहा है? सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स देखो कम है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे 5 है प्राइमरी की। तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसीलिए कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद P1 P2 as primary coil and S1 S2 as secondary coil. Input AC is connected with primary coil. A PN junction diode is connected with secondary coil along with a load resistance across which output is to be taken. अब मान लो इसमें प्रोसेस कैसे हम पढ़ते हैं इसको, यहाँ देखो। अब मान लो हमने पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें क्या होगा, इसमें हम हाफ साइकिल करके देंगे, जैसे कि एक पूरी जो वेव होती है कुछ ऐसे होती है, ऐसी होती है ना वेव। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। एक टाइम पे हम इस पे हाफ साइकिल ही फेड कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव करो चाहे वो पॉजिटिव करो। तो मान लिया हमने कि पॉजिटिव हाफ साइकिल हम फीड कर रहे हैं, तो P1 पे पॉजिटिव आ गया और P2 पे नेगेटिव आ गया। तो अगर P1 पे पॉजिटिव आया है तो S1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये क्या हो रही है? इंडक्शन हो रही है। कंडक्शन में सेम चार्ज रहता है, सेम साइन रहता है, इंडक्शन में हमेशा अपोजिट चार्ज आता है। तो अगर ये S1 नेगेटिव हो गया तो ये किससे जुड़ा हुआ है? P से जुड़ा हुआ है। S1 अगर नेगेटिव हो गया तो P से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? रिवर्स बाइसिंग। कौन सी बाइसिंग? रिवर्स। क्यों? रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, बैटरी का नेगेटिव अगर P टाइप से जुड़ा हो तो कौन सी होती है? रिवर्स बाइसिंग। और अगर बैटरी का पॉजिटिव P टाइप से जुड़ा हो तो कौन सी होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग है नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्टार्टिंग में let initially positive half cycle is connected across primary coil, let P1 becomes negative। इन्होंने मान लिया P1 नेगेटिव है, ये तो हमें भी नहीं पता कि P1 पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो अगर S1 पॉजिटिव है तो P के साथ जुड़ा हुआ है तो ये फॉरवर्ड बायस।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट इनिशियली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, लेट P1 becomes negative and P2 becomes positive. Mutual induction takes place between P1 and P2. According to Lenz's law, S1 becomes positive and S2 becomes negative. तो अगर S1 पॉजिटिव हो गया तो S1 किससे जुड़ा हुआ है? डायोड से जुड़ा हुआ है, डायोड के P से जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट, तो कैसा होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, तो हमें आउटपुट मिल जाएगी जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो आपको आउटपुट मिल रही है। अब अगला केस देखते हैं। नाउ लेट नेगेटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड, लेट P1 becomes positive whereas P2 becomes negative. अब उल्टा हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस, S1 नेगेटिव हो गया और S2 पॉजिटिव हो गया। अब आपको पता है कि अगर S1 नेगेटिव हो गया तो S1 नेगेटिव P से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, डायोड डज नॉट कंडक्ट, therefore it is reverse biased, no output is found across load resistance. Next, full wave rectifier. फुल वेव रेक्टिफायर नाम से पता चल रहा है ये पूरी वेव को रेक्टिफाई कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा? इसके लिए दो डायोड लगे होंगे। अब ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा? सेम चीज, एक डायोड अगर पॉजिटिव रिवर्स बायस हो भी गया तो दूसरा फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आउटपुट आपको मिलेगी ही मिलेगी। इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा था, एक ही डायोड है, तो अगर ये फॉरवर्ड बायस था तो आउटपुट मिल गई, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो आउटपुट नहीं मिली, फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो आउटपुट मिल जाएगी, फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इसने आधी वेव को देखो, इसमें नेगेटिव वाला कोई पार्ट ही नहीं है, क्योंकि डीसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये आधी वेव को ही कन्वर्ट कर पाया डीसी में, पूरी वेव को नहीं कर पाया। बट जो फुल वेव रेक्टिफायर है, देखो यहाँ पर ड्यू टू D1, इसका मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो D1 फॉरवर्ड बायस होगा और D2 क्या होगा? रिवर्स बायस। क्यों? कंडीशन बता देते हैं आपको। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो P1 नेगेटिव, P2 पॉजिटिव, और अगर P1 नेगेटिव हो गया तो S1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और अगर P2 पॉजिटिव हो गया तो S2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो देखो S1 पॉजिटिव है, P से जुड़ा हुआ है D1 के, तो इसका मतलब D1 इज फॉरवर्ड बायस, और S2 नेगेटिव P से जुड़ा हुआ है D2 के, तो इसका मतलब D2 इज रिवर्स बायस। तो करंट किससे फ्लो करेगा? सिर्फ D1 से फ्लो करेगा, D2 से फ्लो करेगा ही। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट मिल जाएगी D1 के लिए। अब दूसरे वाला जो केस होगा उसमें S1 नेगेटिव और S2 पॉजिटिव, तो अगेन अगर S1 नेगेटिव हो गया तो D1 रिवर्स बायस, D2 फॉरवर्ड बायस। तो इसको पढ़ लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। मींस फोटोन, इट इज अ PN जंक्शन डायोड fabricated with a transparent window so that light can fall on its junction and is always reverse bias. ये हमेशा रिवर्स बायस होता है। देखो फोटो डायोड का सिंबल देखो क्या हो रहा है, ये PN जंक्शन डायोड है और देखो इसमें फोटोन्स अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब अगला देखो LED, देखो LED में क्या हो रहा है? LED में देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं फोटोन्स, तो यही फर्क है। फोटो डायोड में क्या हो रहा है? जो फोटोन्स है आप उसको गिरा रहे हो और उससे बाइसिंग हो रही, उससे इतनी एनर्जी मिल रही है कि बाइसिंग हो रही है। और LED में क्या हो रहा है? जब बाइसिंग हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे फोटोन्स निकल रहे हैं। ओके, तो फोटो डायोड, इट इज अ PN जंक्शन डायोड फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट विंडो। ऑफ कोर्स ऐसी विंडो होनी चाहिए जो फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर ले, बिकॉज हर तरह का मटेरियल फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। यू शुड कीप दिस इन योर माइंड। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की विंडो लगाई जाती है जो कि फोटोन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। हर टाइप का मटेरियल फोटोन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ओके, इट इज अ so that light can fall on its junction and is always reverse biased. A resistance capital R is connected in series with a reverse biased photodiode. ये रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। द वोल्टेज इज केप्ट स्लाइटली लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब रिवर्स बाइसिंग करा रहे हैं तो थोड़ा सा लेस रखते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज से। व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन, अ स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन. This reverse current is due to thermally generated electron hole pairs and is called dark current. Okay, when photodiode is illuminated with light with energy H nu greater than energy gap. अब
जब वो वाले फोटॉन्स आएंगे जिनकी एनर्जी गैप से ज्यादा होगी, ठीक है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। यहाँ ध्यान रखना कंडीशन है, जैसे कि आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है, सारे के सारे फोटॉन्स को अंदर नहीं आने देती क्वार्ट्ज विंडो, सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को आने देगी जिनकी एनर्जी इतनी होगी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा सके। ओके, यहां पर भी कंडीशन, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड कंडीशन ना, कि एटलीस्ट इससे ज्यादा होनी चाहिए, वही फोटॉन्स कामयाब होंगे एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करने में, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स गेट कलेक्टेड ऑन एन साइड एंड होल्स ऑन पी साइड, ठीक है, विच गिव्स राइज टू एन ईएमएफ, जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। दिस सेट्स अप अ फोटो करंट इन द सर्किट, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यहां पर ये ग्राफ है सैचुरेशन करंट का, ठीक है, देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसके बाद देखो एक कांस्टेंट है, ये आई क्या है यहां पर, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटीज है। जैसे जैसे आप फोटोन की इंटेंसिटी या एनर्जीज बढ़ाते जाओगे, ये जो राइज है, रिवर्स करंट है, वो भी बढ़ता जाएगा। अ फोटो डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। यहां पर ये कंडीशन है, डेल्टा एन अपॉन एन मस्ट बी लेस देन डेल्टा पी अपॉन पी, that is fractional increase in majority carriers is much less than the fractional increase in minority carriers. Fractional change due to photo effects minority carriers dominated reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in majority carriers dominated forward bias current. वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा मेजरेबल है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हो रही है। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट पास होता है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। और आपको पता है पी टाइप वाले में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन टाइप वाले में कौन से होते हैं, होल्स होते हैं। क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट लगभग निग्लिजिबल फ्लो करता है, होता ही नहीं है करंट, ये आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी रिवर्स बाइसिंग में। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत जो करंट फ्लो हो भी रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो रहा है। यूजेस ऑफ फोटो डायोड हमारे यहाँ पर तो नहीं है, बट आप जब बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पर लाइब्रेरी में ना गन होती है, या इवन ऑप्टिकल सिग्नल्स जितने भी डिटेक्ट करते हैं वो फोटो डायोड में होता है। डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। ये लाइट ऑपरेटेड स्विचेस क्या होते हैं, स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच्ड कार्ड्स। आपका एटीएम से लेकर जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जिसमें आप कार्ड डालते हो या आप स्कैन कर रहे हो किसी भी चीज को, आपका क्यूआर कोड जितने भी स्कैन कर रहे हो ना आप, वहां पर ये फोटो डायोड्स वगैरह ही काम आते हैं। आपका एटीएम में जब आप डालते हो, आपने देखा हो जब आप एटीएम में डालते हो अपना कार्ड, तो वहां पर एक लाइट जलती है हरी और लाल, ठीक है, तो वहां पर जो डिटेक्ट करता है ना फोटो डायोड ही करता है। ओके, इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में जैसे कि आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहां पे लिफ्ट्स रहती हैं। लिफ्ट में क्या होता है, कई लिफ्ट्स में ऐसा होता है कि 30 kg वेट या 50 kg वेट या 100 के जितना भी एक लिमिट होता है हर लिफ्ट का, तो उसके बाद ना वो चलती नहीं है लिफ्ट। अगर आपने 1 टन से ज्यादा वेट होकर उसमें हो गया लिफ्ट में तो चलेगी नहीं, तो पहले बोलेगी पहले कुछ बंदे उतारो, कुछ भार कम करो। तो ये सब जो डिटेक्शन होती है सारी फोटो डायोड से ही होती है। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है एलईडी पे। अब देखो इसका सिंबल, उसमें क्या हो रहा था, फोटोन्स अंदर की तरफ आ रहे थे, एलईडी में जो फोटोन्स है बाहर की तरफ निकलेंगे। इट इज हैविली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन विच स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, दो तरह के वर्ड होते हैं स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, जैसे कि शायद आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁹ सेकंड के बाद अपने आप एक्साइटेड से डी एक्साइटेड हो जाएगा।
I think you have read this in chemistry. Okay. It is a heavily doped forward bias p-n junction which spontaneously converts electrical energy into optical energy like infrared and visible light. Okay. It consists of a translucent semiconductor like gallium arsenide or indium phosphide provided with metallic contacts as shown in diagram. When a p-n junction is forward biased, electrons are sent from n region to p region and holes from p to n region. Near the junction, excess minority carriers combine with majority carriers on recombination, the energy is released. जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन और होल का जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब आप मुझसे पूछोगे सर, एक क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का, सर एलईडी एक रंग की नहीं होती, अलग अलग रंग की होती है ना, अलग अलग रंग की, लाल भी होती है, हरी भी होती है, तो वो कहां से आती है? देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर इसमें नोट, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडी ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये देखो यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड फॉर इंफ्रारेड एलईडी। अलग अलग तरह का डोपिंग करते हैं हम और उस डोपिंग से ही पता चलता है कि रेड कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, इंफ्रारेड आएगा या कैसा आएगा। जैसे उसकी डोपिंग होगी उससे उसकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, डोपिंग पे फर्क पड़ेगा। डोपिंग आप कैसी कर रहे हो, आप कौन कौन से मटेरियल्स को ऐड कर रहे हो, वो उनका कलर बताएंगे। रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ओके। और इंफ्रारेड एलईडी भी होती है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड। यूजेस, इंफ्रारेड एलईडी आर यूज्ड इन बर्गलर अलार्म, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, कैलकुलेटर की डिजिटल डिस्प्ले में यूज होता है, डिजिटल क्लॉक्स में यूज होता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यूज्ड एज इंडिकेटर इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। एडवांटेजेस ऑफ एलईडी ओवर कन्वेंशनल इंडेसेंट लैंप्स, जो पहले के जो लैंप्स थे या इंडेसेंट लैंप्स थे उनके ऊपर एलईडी का एडवांटेज क्या क्या है? लो ऑपरेटिंग वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, पावर कंजप्शन इज लेस। सबसे मेन तो कि पावर कंजप्शन बहुत लेस है इनका। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम इज रिक्वायर्ड, लॉन्ग लाइफ टाइम, cheaper than lamps, bandwidth of emitted light is 102, that is light is nearly monochromatic, compact size, बहुत छोटा होता है। लास्ट, सोलर सेल और फोटो सेल, वैसे तो यहां पर कोई बाइसिंग नहीं होती, यहां पर बैटरी इज नॉट यूज, ठीक है। फोटो सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल भी बोलते हैं। इट इज अ जंक्शन डायोड which converts solar energy into electrical energy. Construction, it consists of a p-n junction made up of silicon or gallium arsenide. Here a thin layer of p-type is grown on the n-type semiconductor. The top of p layer is provided with few finger electrodes, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, ठीक है। This leaves open enough space for light to reach the thin p layer and hence the underlying p-n junction. The bottom of n layer is provided with the current collecting electrodes. जो नीचे एक और हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं जो कि करंट कलेक्टिंग होता है। When light photon reach the junction, they excite electrons from valence band to conduction band, leaving equal number of holes in valence band. Photo-generated electrons move towards n side and holes towards p side, due to which voltage is set up across the junction. If we connect a load resistance across the junction, current starts flowing through it. अच्छा, इस पे जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था ना, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम 1 नंबर का क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में, ये डायग्राम बना हुआ था, बस ये जो इसका डायग्राम है। अच्छा, ये जितने मैंने एप्लीकेशंस पढ़ाई है, इन तीनों एप्लीकेशन की ये जो डायग्राम है, इनका ग्राफ है, ग्राफ जरूर आपको आना चाहिए। कभी भी ये जो क्वेश्चन है ये पूरे पूरे नहीं आते, इनमें से हमेशा ऐसे ग्राफ वाला क्वेश्चन दिखा देंगे कि ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है, बताओ ये क्या चीज है, सोलर सेल है, एलईडी है, या फोटो डायोड है, या जीनर डायोड है, ये किसका ग्राफ बनेगा ये? ओके, तो लास्ट टाइम ये ग्राफ आया था और इस पे पूछा था कि ये विच डिवाइस इज दिस, ठीक है।
द VOC डिपेंड्स ऑन द इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है कि कितनी ज्यादा सोलर एनर्जी उस पर गिर रही है, उस पर डिपेंड करता है। Hence the output power of solar cell depends on intensity of light. सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट। जो भी उस पर लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जैसे मान लो उस दिन, ऑफकोर्स उस दिन अगर धूप बहुत ज्यादा है तो जो पावर है सोलर सेल की वो उस पर डिपेंड कर रही है, और अगर धूप कम है तो भी ठीक है। तो बेसिकली सोलर सेल डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर लाइट। ओके, uses to prepare solar cell panels used in satellites और street lights। आप सबको पता है जो सैटेलाइट होते हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, उनको लगातार एनर्जी कहां से मिलती है? सोलर पैनल से मिलती है। सम रिस्ट वॉचेस में, कुछ आजकल जो लेटेस्ट रिस्ट वॉचेस हैं उनमें वो सोलर से चार्ज होने वाली भी है। आजकल कई स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं जिनको अगर आप धूप में रख दोगे ना तो वो चार्ज भी हो जाएंगे। और कैलकुलेटर का तो आपको पता ही, आई थिंक आप सबके पास कैलकुलेटर होगा, उसमें ऊपर की तरफ 4 वो लगे होते हैं, ऐसे डॉट 4 स्पेस बने होते हैं, वो सोलर से चार्ज हो सकते हैं कैलकुलेटर में, टू चार्ज स्टोर बैटरीज। सो दिस इज इट, दैट्स इट फॉर द सिलेबस। द 12th फिजिक्स सिलेबस हैज बीन ओवर।